It is getting weaker against the US dollar. Today, the rupee dropped to its lifetime low against the greenback. In the month of November, they hit a record high. India imported nearly $15 billion worth of gold last month. In November, it stood at around $38 billion. Economists expected a number closer to $24 billion. भारत की जो करेंसी है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा ये मेरा स्टेटमेंट है। ये मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, ये भारत के लोग बोल रहे हैं कि अभी के टाइम पे जो भारत का रुपया है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरे जा रहा है। अगर हम बात करें 1913 के अंदर में तो $1 की वैल्यू केवल 0.09 रुपए थी। 1950 के अंदर में $1 की वैल्यू 4 रुपए हो गई। 2000 के अंदर में इसकी वैल्यू 44 रुपए हो गई $1 की। अगर बात करें 2010 की तो ये 45 रुपए पे पहुंच चुका था। एंड अभी के टाइम पे बात करें 2024 की तो ये लगभग 84 रुपए पे पहुंच चुका है। सोचिए 2010 के अंदर में केवल 45 रुपए था एंड अभी के टाइम पे लगभग दोगुना होने वाला है, लगभग 85 को टच कर चुका है। 2025 आने वाला है। अब इस रुपए के अंदर इस भारी गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है, हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अभी के टाइम पे ये 85 रुपए से 90 रुपए को भी टच करने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अभी के टाइम पे इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है और कौन से रीजन है जिसकी वजह से इंडियन रुपए की वैल्यू फिर से बढ़ सकती है और डॉलर की वैल्यू घट सकती है, इसके बारे में भी हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो आखिरी तक इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। अगर आप एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं या आप भारत में रहने वाले पर्सन हैं, आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी है क्योंकि यहाँ पे देश के सबसे बड़े मुद्दे के बारे में बात होने वाली है जिसका नाम है रुपया। आपके स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा होगा, ये कोई स्टॉक का चार्ट नहीं होने वाला है, ये हमारे इंडियन रुपये के गिरावट का चार्ट है। मतलब कि इंडियन रुपये के कंपेयर में यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अगर बात करें हम इसी साल की यानी कि मार्च महीने की तो यहाँ पे देखिए लगभग 82 रुपए वैल्यू थी एंड अभी के टाइम पे ये बढ़ के 85 रुपए को भी पार कर चुका है अभी 2-3 दिन पहले। अब अगर आपको अभी के टाइम पे $1 चाहिए अभी के टाइम पे तो आपको 85 रुपए पे करने पड़ेंगे। इसी साल मार्च महीने के अंदर में आपको केवल 82 रुपए पे करने पड़ रहे थे। पिछले साल 80 रुपए से भी कम पे करना पड़ रहा था, बट अभी के टाइम पे आपको लगभग 85 रुपए देने पड़ेंगे उसी 82 रुपए की जगह पे। अब इससे इंपोर्ट के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। इससे जो हमारा देश गोल्ड बाई करता है दूसरे देश से, उस पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि वहां पे डॉलर में ट्रांजेक्शन होते हैं और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब इस इंडियन रुपये की गिरावट को समझने के लिए आपको इसके पीछे का इकोनॉमिक्स जानना पड़ेगा क्योंकि ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर में किसी भी देश की करेंसी क्यों नीचे गिरती है। अब अगर बात करें भारत की तो मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि अभी के टाइम पे क्यों डॉलर की वैल्यू नीचे गिर रही है। अब अगर बात करें भारत की तो इसके अंदर मान के चलते हैं 100 लोग रहते हैं, 100 लोग केवल 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों को जूते चाहिए। अब उनको भारत का जूता पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका से जूते मंगाऊं। अब अमेरिका से जूते मंगाने के लिए उनको डॉलर चाहिए होगा तभी अमेरिका इनको जूते भेजेगा। अब डॉलर ये कहां से लेके आएंगे क्योंकि इनके पास तो इंडियन रुपये है। अब ये जाएंगे बैंक के पास, अब बैंक के पास जाएंगे तो वहां पे एक्सचेंज कराएंगे डॉलर को, मतलब इंडियन रुपये को कन्वर्ट कराएंगे डॉलर के अंदर। अब भारत के पास जो डॉलर पड़ा हुआ है बैंक क्या करेगा, वहां से उठा के इन लोगों में बांट देगा, इन 100 लोगों में बांट देगा। अब ये 100 लोगों के पास डॉलर आ गया, रुपया इन्होंने एक्सचेंज करा दिया। अब यहाँ पे रुपये की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई। अब ये डॉलर से वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही मान के चलते हैं भारत के अंदर 150 करोड़ लोग हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मेरे को जूते चाहिए अमेरिका से। अब यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि अमेरिका से जूता आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ गया। इंपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा तो जो रुपये की वैल्यू है वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि भारत के सभी लोग रुपया को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे डॉलर के अंदर और भारत में डॉलर की भी बहुत कमी है। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, डॉलर का डिमांड बढ़ गया। जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है ना, सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाती है और डॉलर की जब सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर का दाम ज्यादा बढ़ने वाला है रुपया के मुकाबले में। अब यही सेम टू सेम सिचुएशन भारत के अंदर हो चुकी है। भारत बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है इंपोर्ट के ऊपर। भारत के अंदर आप जो भी चीजें यूज करते हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करके आई होती हैं। अब जब भारत इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है ना, रुपये को अब कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर में क्योंकि उसको बाहर से सामान अंदर लेके आना है और जो देश डॉलर के अंदर ट्रेड करता है उसको डॉलर ही चाहिए होगा। अब जब उसको डॉलर चाहिए होगा तो भारत के रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कन्वर्ट होगा तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी और रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। अब अगर बात करें भारत के फिस्कल डेफिसिट के बारे में तो अभी के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले 27% ज्यादा हो चुका है फिस्कल डेफिसिट इस साल के अंदर में भारत का। अगर बात करें ट्रेड डेफिसिट की तो अभी के टाइम पे $37 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, यानी कि लगभग 6 लाख करोड़। यानी कि जो भारत का इंपोर्ट है वो $37 बिलियन ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, मतलब एक्सपोर्ट ना के बराबर हो रहा है और इंपोर्ट और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। जो कि अगर बात करें किसी भी कंट्री की तो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट के मुकाबले में, बट भारत का
इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट के अंदर लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिला है भारत के अंदर। मतलब भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 4.5% कम हुआ है इस साल के अंदर में। अब आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत की करेंसी ऊपर जाने वाली है? इसी वजह से अभी के टाइम पे जो गैप आपको दिख रहा है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, वो लगभग $37 बिलियन यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ का गैप दिख रहा है। इंपोर्ट 6 लाख करोड़ ज्यादा हो चुका है एक्सपोर्ट के मुकाबले। अब यहीं पे अगर हम कंपेयर करें चाइना से, क्योंकि हम हर चीज के अंदर में चाइना से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इस चीज के बारे में भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर बात करें चाइना के ट्रेड डेफिसिट की, तो अभी के टाइम पे जीरो है। भारत का $37 बिलियन है, चाइना का केवल जीरो है। अगर चाइना का सरप्लस बात करें, मतलब कितना एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो लगभग $97 बिलियन एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट के मुकाबले। भारत के अंदर $37 बिलियन इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट के मुकाबले। मतलब कि पूरा ही अपोजिट हो गया और बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है चाइना इस मामले के अंदर में। और ये बहुत ही अच्छा होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर में अगर उसका सरप्लस बढ़ रहा है। जिस देश का डेफिसिट बढ़ रहा है ना, वो बहुत ही मुश्किल में देश जाता है, क्योंकि अगर डेफिसिट बढ़ा जा रहा है इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है। अगर सरप्लस ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि चाइना का $97 बिलियन है, इसका मतलब जो उसका एक्सपोर्ट है, चाइना का एक्सपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसका ट्रेड डेफिसिट अभी के टाइम पे जीरो है। इसका मतलब चाइना अभी के टाइम पे इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट केवल कर रहा है। हम बात कर रहे होते हैं कि भारत की जो जीडीपी है ना, वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, भारत ग्रोइंग कंट्री है, तो चाइना को एक दिन बीट कर देगी। भाई आप नहीं कर पाएंगे बीट। आपका जब तक इंपोर्ट बढ़ता रहेगा, इंपोर्ट यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता रहेगा ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी चाइना से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप डिफीट करने की बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि चाइना हमसे बहुत आगे है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, डॉलर को देश के अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो चाइना से आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए। चाइना हमारे बराबर पॉपुलेशन लेके चलता है, फिर भी हमारे से बहुत आगे है। क्यों आगे? क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरी तरह से जकड़ हासिल कर लिया है। हर जगह मैन्युफैक्चरिंग, आप खुद भी देखते होंगे भारत के अंदर छोटा से छोटा सामान मेड इन चाइना का आता है। वो कहां से आ रहा है? वो चाइना से ही तो आ रहा है बनके। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें से मैक्सिमम, जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, जो हमारे हेडफोन्स होते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें से मैक्सिमम मेड इन चाइना से ही बन के आ रहा है। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे भारत चाइना को कंपीट कर पाएगा, चाइना को डिफीट कर पाएगा? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में ऐसा क्या किया जाए जिससे इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाए। अब फिर से हम चलते हैं उसी एग्जांपल के ऊपर, जूते के ऊपर। अब मान के चलते हैं हमने जूते बनाए, हमारे देश के अंदर जूते बने, वो 100 लोग हैं, 100 लोगों ने जूते बनाए और बोल रहे हैं कि मेरे को अमेरिका के अंदर इसको सेल करना है। अब अमेरिका के अंदर अगर सेल करेगा तो अमेरिका से क्या आएगा? डॉलर आएगा हमारे देश के अंदर में। हमने केवल जूते बेच दिए, अमेरिका हमें रुपया में तो पे नहीं करेगा, हमें डॉलर में ही पे करेगा। अब हमारे पास डॉलर आ गया, अब उन 100 लोगों के पास डॉलर आ गया। अब वो 100 लोग गए बैंक के पास, बैंक के पास जाने के बाद बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास डॉलर आ चुका है, अब इसको आप एक्सचेंज कर दीजिए इंडियन रुपी के अंदर। अब यहां पे क्या होगा? अगर यहां पे इंडियन रुपी के अंदर डॉलर एक्सचेंज होता है, मैक्सिमम डॉलर एक्सचेंज होता है इंडियन रुपी के अंदर, तो रुपी की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जो कि यहां पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि अभी के टाइम पे एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जूते बेचने पड़ेंगे अमेरिका को और उन देशों को बेचने पड़ेंगे जहां पे डॉलर के अंदर ट्रेड होता है। जब तक भारत के अंदर डॉलर नहीं आएगा तब तक इंडियन रुपी कभी बढ़ने नहीं वाली है। और जब आप डॉलर एक्सचेंज कराना स्टार्ट कर दिए, जिस दिन आप डॉलर एक्सचेंज कराना स्टार्ट कर दिए रुपी के अंदर, उस दिन आप समझ लीजिएगा इंडियन रुपी की वैल्यू बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। उसके लिए हमें यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, देश के बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमने बात किया सबसे पहले और सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, जिसके वजह से अभी के टाइम पे आप इंडियन रुपी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे बाहर के इन्वेस्टर को भारत में आना पड़ेगा, भारत में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर भारत से पैसा निकाल के बाहर जा रहा है, इसका मतलब रुपी की वैल्यू और ज्यादा नीचे गिरने वाली है। अगर बात करें हम एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, या अगर हम बात करें एफआईआई की, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, इन दोनों को भारतीय मार्केट में आना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पे तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है। अभी के टाइम पे अगर बात करें अक्टूबर महीने के अंदर में, तो लगभग 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। एंड अगर बात करें नवंबर महीने में, तो लगभग 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। और अगर बात करें दिसंबर महीने में, तो इस महीने में भी कुछ खास बाइंग नहीं हुई है एफआईआई की। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी के टाइम पे एफआईआई भी मार्केट से पैसा निकाल रहा है, भारत से पैसा निकाल के अपने देश के अंदर ले जा रहा है। इसके वजह से भी अभी के टाइम पे इंडियन रुपी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। अगर यहाँ पे इंडियन रुपी को फिर से मजबूत बनाना है तो बाहर के इन्वेस्टर को भारत में आना पड़ेगा। एंड जो आखिरी पॉइंट है जिसके वजह से अभी के टाइम पे इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, जिसका नाम है टूरिज्म। मतलब कि बाहर के लोगों को देश के अंदर आना पड़ेगा घूमने के लिए। जब बाहर के लोग आते हैं, मतलब अमेरिका से आ गए, यूरोप से आ गए, चाइना से आ गए, रसिया से आ गए, जब वहां से लोग आते हैं ना देश के अंदर, तो वहां से डॉलर लेके आते हैं। जब डॉलर लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, भारत के अंदर डॉलर आएगा। जब डॉलर आएगा तो उसको एक्सचेंज कराएंगे रुपी के अंदर। जब रुपी के अंदर एक्सचेंज होगा तो रुपी की वैल्यू बढ़ने वाली है और डॉलर की वैल्यू कम होने वाली है। और अभी के टाइम पे इसके अंदर भी बिल्कुल ही अपोजिट चल रहा है। भारत को छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं घूमने
घूमने के लिए, कोई दुबई जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई वियतनाम जा रहा है, कोई रसिया जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, मतलब लोग अलग अलग जगह पे घूमने जा रहे हैं। बट भारत के लोग भारत के अंदर घूमना नहीं पसंद कर रहे हैं, वो अपने वोकेशन मनाने के लिए देश के बाहर जा रहे हैं, दूसरे देश के अंदर। अब इससे क्या हो रहा है कि भारत का रुपया उस देश के अंदर जा रहा है, जब उस देश के करेंसी में भारत का रुपया कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, भारत की करेंसी बहुत ही कम होने वाली है, नीचे गिरने वाली है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है अभी के टाइम पे डॉलर की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है अगर टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट किया जाए, बाहर के जो लोग हैं वो देश के अंदर आए डॉलर लेके। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि आखिर में अभी के टाइम पे भारत की रुपए की वैल्यू क्यों नीचे गिर रही है एंड इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और अभी ये भी बोला जा रहा है कि 85 रुपए से ये हो सकता है 90 रुपए भी टच कर जाए। अगर ये 90 रुपए टच करता है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे जीडीपी के ऊपर। जो हम देख रहे हैं ना कि जीडीपी बहुत धीरे हो गई है, ये इन्हीं रीजन से होती है, क्योंकि जो सरकार का ज्यादा फोकस होता है वो इंपोर्ट के ऊपर हो जाता है, मतलब कि सामान मंगाने के ऊपर दूसरे देश से। अब जब दूसरे देश से सामान मंगाना है तो ऑब्वियस सी बात है ना, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे रुपए को। अब जब सारा रुपया वहीं पे जा रहा है, क्योंकि अभी 84 रुपए से 85 रुपए पहुंच चुका है, 1 रुपए की वैल्यू आपको लग रहा हो कि बहुत कम है, ये 1 रुपए की वैल्यू ना जब लाखों करोड़ों में डील होती है वहां पे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अब सरकार को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा इंपोर्ट करने में, तो देश के ऊपर जो पैसा खर्च करना होता है ना वो कम हो जाता है। मतलब कि इसका पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है अगर यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, जिसके वजह से अभी के टाइम पे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है भारत के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।